पिछले वीडियो में हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था, उनके जीवन परिचय और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में बताया था। आज हम आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे, जिसकी रचना लगभग उन्हीं के समकालीन हुई थी। कौटिल्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि कौटिल्य कैसा नाम हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि ब्राह्मण परिवार के कुटिल गोत्र में पैदा होने के कारण ये कौटिल्य कहलाया। ये तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य थे। ये अत्यंत रूढ़वादी और क्रोधी किस्म के व्यक्ति थे। पुराणों में इन्हें द्विशव कहा गया है, जिसका मतलब है श्रेष्ठ ब्राह्मण। कहा जाता है कि एक बार नंद राजा की यज्ञशाला में इनको अपमानित होना पड़ा था, जिसके क्रोध के वशीभूत होकर के इन्होंने समूल नंद वंश को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। इन्होंने ही चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के नंद वंश का समूल विनाश किया और चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये प्रधानमंत्री थे और उनके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तथा ये राज पुरोहित थे। ये चाणक्य का या कौटिल्य का जो परिचय है वो यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होने के साथ साथ ही उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री और राज पुरोहित। बिंदुसार के शासनकाल में भी ये कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। इन्होंने मौर्य वंश के शासन से संबंधित अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। आज की भाषा में अगर अर्थशास्त्र को हम पढ़ते हैं या मानते हैं तो ये माना जाता है कि वो आर्थिक स्थितियों से या इकोनॉमिक अध्ययन से संबंधित पुस्तक है। लेकिन जो ये अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा या चाणक्य द्वारा लिखी गई है, ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है। पूरी तरह से इसमें राजनीति शास्त्र है। तो अर्थशास्त्र का जो ये माना गया है वो वित्तीय फाइनेंस नहीं मान करके राजनीतिक पुस्तक मानी गई है। अर्थशास्त्र एक असांप्रदायिक रचना, इसमें किसी संप्रदाय को नहीं कहा गया है, बल्कि ये असांप्रदायिक रचना है। किसी एक विशेष संप्रदाय पर यह आधारित नहीं। इसका जो मुख्य विषय है वो सामान्य राज्य और शासन तंत्र है। राज्य से संबंधित है और शासन तंत्र से संबंधित ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया और कौटिल्य लिख देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का जो आज मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इसमें इन्होंने चक्रवर्ती मौर्य सम्राट के अधिकार क्षेत्र हिमालय से लेकर के समुद्र तट तक का वर्णन किया है, जो इस बात की सूचना देता है कि उस समय कौटिल्य साम्राज्य के समस्त स्थिति से परिचित थे। अर्थात उनको ये पता था कि मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था और उस साम्राज्य की क्या विशेषताएं थी, क्या कमियां थी। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने पर यह देखा जाता है कि इसमें मुख्यतः विभागाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। नगर और सेना के परिषद के स्वरूपों का वर्णन किया गया है और कुछ अन्य अशासकीय चीजों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। प्राचीन काल में या आज के भी हम कुछ परिवेश में अगर देखें तो जो भारतीय लेखक होते हैं वो अपने नाम का उल्लेख किसी अन्य पुरुष के नाम पर करते हैं। जैसे कोई पुस्तक लिखा जाता है तो किसी अन्य नाम से लिखा जाता है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जरूर पुस्तक लिखी है, लेकिन उनका असली नाम धनपत राय है। तो इसी प्रकार से कई ऐसे लेखक हैं जो अपने नाम से पुस्तक न लिख करके अन्य पुरुष के नाम से पुस्तक लिखते हैं। धीरे धीरे वो उन्हीं का नाम हो जाता है। इसलिए
कौटिल्य को ये माना गया है कि ये चाणक्य थे और इन्होंने कौटिल्य नाम से इस पुस्तक की रचना की। यदि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है और कौटिल्य नाम का प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ यही है कि उन्होंने अपना नाम बदल के इस पुस्तक को लिखा है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इसका रचयिता नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि मेघस्तनी की जो इंडिका पुस्तक है उसमें कौटिल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि इंडिका और अर्थशास्त्र एक समय में ही रचित पुस्तक हैं। और अगर कौटिल्य ही चाणक्य थे, कौटिल्य ने मौर्य तंत्र का संपूर्ण वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, तो लोगों का ये कहना है कि मेघस्तनीज की इंडिका पुस्तक में कौटिल्य का उल्लेख क्यों नहीं। अर्थात अगर चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी तो उसमें मेघस्तनीज की इंडिका पुस्तक में इनका वर्णन होना चाहिए। संभव है कि इसका एक कारण यह रहा हो कि आज के समय तक हमको मेघस्तनीज की इंडिका पुस्तक पूरी तरह से नहीं मिली। इस पुस्तक का काफी अंश ऐसा है जो आज तक अप्राप्त है। किसका? इंडिका पुस्तक का। इसलिए हो सकता है कि जिस अंश में चाणक्य या कौटिल्य का उल्लेख किया गया वो अभी तक न मिला। जैसे कि पतंजलि जो बिंदुसार और अशोक के समकालीन थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तकों में अगर बिंदुसार या अशोक का उल्लेख नहीं किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये दोनों लोग इतिहास में नहीं। इसी प्रकार से यदि मेघस्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया है, तो हम चाणक्य या कौटिल्य के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। कौटिल्य ने जिस समाज का चित्रण किया है उसमें नियोग प्रथा, विधवा विवाह आदि का प्रचलन था, और ये प्रथा जो है मौर्य साम्राज्य में काफी स्तर तक व्याप्त थी। उसने एक शब्द का प्रयोग किया है, युक्त, और इस शब्द का अर्थ होता है अधिकारी। अर्थशास्त्र में एक शब्द का प्रयोग है युक्त, और इसका प्रयोग अर्थ होता है अधिकारी, क्योंकि इसी शब्द का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो ये पुस्तक है वो लगभग चंद्रगुप्त या मौर्य शासन काल में भी लिखी गई है और चाणक्य द्वारा लिखी गई। इसमें उस समय के मद्र, कंबोज आदि मल्ल लिच्छवी गणराज्यों का उल्लेख हुआ है, जो इस बात का सूचक है कि ये पुस्तक मौर्य वंश के प्रारंभिक काल में ही लिखी गई, क्योंकि मौर्य वंश के प्रारंभिक काल में ही मद्र, कंबोज, लिच्छवी, मल्ल आदि राजे थे। इसके बाद धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त होने लगा। इसमें बौद्धों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित किया गया है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति गृहस्थ को छोड़ करके संन्यास नहीं ले सकता है, अर्थात बिना परिवार का पालन पोषण किए हुए संन्यास लेने से इस पुस्तक में रोका गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और जो मेघस्तनीज का जो विवरण है उसमें कई समानताएं पाई गई। मेघस्तनीज की तरह ही कौटिल्य ने भी ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य आखेट के समय या शिकार के समय निकलते समय, राजकीय जुलूस के समय जाते हुए उस सड़क की कठोर या कड़ी सुरक्षा की जाती थी। दोनों ने इस बात को अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। दोनों ने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि सम्राट की अंगरक्षक महिलाएं होती थी। मेघस्तनीज ने भी यही लिखा है और कौटिल्य ने भी यही लिखा है कि जो मौर्य शासक थे या चंद्रगुप्त थे, उनकी अंगरक्षक जो होती थी वो महिला होती थी। तथा सम्राट अपने शरीर की मालिश कराता है या कराता था, ये भी उस पुस्तकों में उल्लेख किया गया है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है।
अर्थशास्त्र के अंत में ये लिखा गया है कि इसकी रचना उस व्यक्ति ने की है जिसने क्रोध के वशीभूत होकर के शस्त्र शास्त्र और नंद राजा के हाथ में गई हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। फिर से बताता हूं, इस पुस्तक के अंत में ये बात लिखी है कि जिसने क्रोध के वशीभूत होकर के, या इस पुस्तक की रचना उस व्यक्ति ने किया है जिसने क्रोध के वशीभूत होकर के शस्त्र शास्त्र और नंद राजा के हाथ में गई हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। और चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के नंद वंश का विनाश किया था। इसलिए कौटिल्य द्वारा नंद के विनाश की घटना का उल्लेख किया गया है और इतिहास में इस बात के साक्ष्य पाए जाते हैं। इसीलिए चाणक्य को ही कौटिल्य माना गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण है। ये आप नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 4000 है। अर्थशास्त्र में 4000 श्लोक लिखे गए हैं। यह पुस्तक 1909 में प्राप्त हुई थी। 1909 ईस्वी में इस पुस्तक को प्राप्त किया गया था, तब ये संज्ञान में आई। इसके जो 15 अभिकरण हैं उसका भी मैं उल्लेख किए देता हूं कि ये 15 अभिकरण क्या है। तो जो इसका पहला या प्रथम अभिकरण है उसमें राजस्व का उल्लेख किया गया है। प्रथम अभिकरण जो है वो राजस्व संबंधी है। इसके बाद जो इसका द्वितीय अभिकरण है या द्वितीय जो उसका शीर्षक है वो है नागरिक प्रशासन। यह शास्त्र के भेद है कि कौन कौन से थे, उसके अंश तो नागरिक प्रशासन जो है इसका द्वितीय अभिकरण। तृतीय जो और चतुर्थ है ये दोनों मुकदमों से संबंधित हैं। तो तृतीय है दीवानी, दीवानी न्यायालय उससे संबंधित है। और चौथा है फौजदारी या व्यक्तिगत प्रकरण। इसी से आप देखिए कि वास्तव में यह पुस्तक राजनीति पर आधारित पुस्तक है। 5वें में सम्राट के बारे में लिखा गया है। सम्राट हैं, उनके सभासद हैं जिनके कार्य और दायित्व का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार छठे से लेकर के जो 9 तक का है, 6 से 9 आगे मतलब 15 जो अभिकरण है उसमें राजा की विदेश नीति, इसके बाद सैनिक अभियान, इसके साथ मित्र के स्वरूप, युद्ध में विजय के उपाय,
शत्रु देश में लोकप्रियता, युद्ध और संधि, आदि का उल्लेख किया गया है। तो शुरुआत के जो 5 हैं उसका ये है, बाकी 9 जो बचते हैं उसमें ये विदेश नीति और आदि अधिकरण पाए गए। इसके अनुसार राजा के 2 पदाधिकारी होते थे। केंद्रीय प्रशासन में सन्निधाता ये पदाधिकारी होता था, जिसे सन्निधाता बोलते हैं। ये केंद्रीय स्तर का पदाधिकारी होता था और इसका कार्य था राज कुटुंब के सिक्कों का प्रबंधन करना। इसका मतलब इसका उस समय का विशेष महत्व था, इसीलिए इसका शासन में उल्लेख किया गया है कि राज्य कुटुंब के सिक्कों का प्रबंधन करना और उसका सिक्कों का कैसे प्रचलन होता है इसका एक व्यवस्थापक होता था। इसके बाद जो अगला पदाधिकारी होता था वो होता था समाहर्ता। इसका काम होता था कर या चुंगी की वसूली करना, या एक कर और चुंगी का जो कलेक्शन होता था, एकत्रीकरण होता था, वो काम देखता था। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 पदाधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में 18 पदाधिकारी का भी उल्लेख आया है और ये पदाधिकारी होते थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक या द्वारपाल, जिसको कि द्वारपाल को द्वारिक भी बोलते थे। अंतःगृह का रक्षक या अंतर्वासी या अंतःपुर का रक्षक, अंतरक्षक जो कि राजमहल के अंदर की देख रेख करता था उसको अंतरक्षक या अंतर्वासी या अंतःपुरक्षक बोलते हैं। प्रशासता, प्रशासता जो था वो पुलिस विभाग से संबंधित था या पुलिस विभाग के कार्यों का जो देख रेख करता था। समाहर्ता सन्निधाता प्रदेष्टा जो कि फौजदारी आदि के मुकदमों को देखता था, उसका समझ लीजिए न्यायाधीश टाइप का होता था। और व्यवहारिक जो कि अन्य न्यायालय के कार्यों को देखता था, व्यवहारिक करता था। नायक नगर, नायक जो होता था वो नगर का पुलिस अधिकारी होता था या नगर पुलिस का कार्य देखता था। कार्यांतिक यांत्रिक कारखानों का पदाधिकारी होता था। मंत्रिपरिषद
जिसमें मुख्य मतलब मंत्री कैटेगरी के लोग आते थे। दंडपाल, दंडपाल का मतलब आज का आप एसपी स्तर का अधिकारी मान सकते हैं या पुलिस अधीक्षक। दुर्गपाल जो दुर्गा की रक्षा का दायित्व करता था। रक्षा अधिकारी, आटविक, आटविक जन रक्षक अधिकारी होता था। अंतपाल या जो सीमा का रक्षक होता था। तो ऐसे इसके कई अधिकारियों का उल्लेख इसमें किया गया है। देश को उस समय 4 प्रांतों में बांटा गया था। जो अर्थशास्त्र में वर्णित है उसमें यह है कि देश जो है 4 प्रांतों में बटा था, या उसका जो बंटवारा था वो 4 रूपों में होता था। 4 प्रांत का मतलब है कि 4 हिस्सों में जो है देश या साम्राज्य का बंटवारा होता था। इसमें जो 4 प्रांत होते थे उसमें सबसे जो एक प्रांत होता था उसका जो शासक होता था वो स्थानिक होता था। जो उस प्रांत का मुख्य शासक होता था स्थानिक होता था। ये अपने राज्य को 4-5 हिस्सों में बांट देता था। जो 4-5 हिस्से बढ़ते थे उसमें जो उसका मुख्य पदाधिकारी होता था वो गोप कहलाता था। इसके पास लगभग 800 गांव होते थे। इसके बाद गोप को 2 टुकड़ों में किया जाता था जिसे द्रोण कहते थे। इसके पास 400 गांव होते थे। तो ये 800 गांव का मालिक होता था गोप। द्रोण जो है 400 गांव इसके अधीन होते थे। फिर होते थे खार्वटिक। इसके पास 200 गांव पर एक खार्वटिक होता था। इसके बाद होता था संग्रहण। संग्रहण के पास 100 गांव पर एक संग्रहण होता था। और जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव। तो गांव होता था, गांव के 100 गांव के समूह को संग्रहण बोलते थे, 200 गांव के समूह को खार्वटिक बोलते थे। इसके बाद द्रोण, 800 गांव को गोप बोलते थे। और 4-5 गोप से मिलकर के स्थानिक होता था, प्रांत होता था जिसका मुख्य अधिकारी स्थानिक था। चंद्रगुप्त का जो संपूर्ण साम्राज्य था, जो 4 प्रांत थे, वो तक्षशिला था, अवंती की जो राजधानी है उज्जैन थी, पाटलिपुत्र था और स्वर्णगिरी थी। तो जो इसके 4 प्रांत थे वो उत्तरापथ में या सबसे उत्तर में जो था वो तक्षशिला था। इसके बाद था अवंती। इसके बाद था पाटलिपुत्र जो कि स्वयं मगध राज्य का क्षेत्र था या मगध केंद्र बिंदु था। और दक्षिण में था सुवर्णगिरी। तो यही 4 प्रांत जो है मौर्य साम्राज्य में बटे थे और जो नीचे आकर के इतने हिस्सों में बांटे गए। इस काल में गुप्तचर का उल्लेख हुआ है और गुप्तचर जो है वो गुप्त लिपि का प्रयोग करते थे। तो गुप्तचर का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में है। और जो एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए गुप्त लिपियों का प्रयोग करते थे। संस्था और गुप्तचर, संस्था का मतलब मेन जो चाहे राजा मान लीजिए या
राजा की जो टीम होती थी, और गुप्तचर जो कि जो है गुप्त खोज में लगे रहते थे, इनके बीच जो मध्यस्थ का कार्य होता था वो स्त्रियां करती थी और वेश बदल करके करती थी। अर्थशास्त्र में जो आयकर के साधन माने गए हैं, कर के साधन माने गए हैं, वो दुर्ग से, चुंगी से, जुर्माना से, तराजू, बांट, वैशाग्रह से और धूतगृह या जुआगढ़ से लिया जाता था। राष्ट्र कृषि भूमि की किस्म के अनुसार 6 से 1/12 तक लगान वसूलता था। 1/6 से 1/12 भाग तक लगान वसूला जाता था या कर की वसूली होती थी। कर का जो हमने स्रोत बताया है, कर के स्रोत जो थे वो चुंगी थे, वैश्याघर थे, जुआघर था, कृषि था, जुर्माना था, बांट, तराजू, ये जो थे ये उस समय के कर के स्रोत थे। खनिज में उस समय सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा और नमक का उल्लेख मिलता है। क्षेत्रफल और कंदमूल फल से भी आय प्राप्त होती थी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, इनसे भी आय की प्राप्ति होती थी। वणिक या जो व्यापारी वर्ग था, जल और स्थल मार्ग से भी कर की वसूली की जाती थी। तो उस काल का जो कर का स्रोत था ये इतने प्रकार के होते थे। कर संग्रह, जब कर इकट्ठा होता था तो कर संग्रह और इसका जो उपयोग होता था या व्यय आय, जैसे कुल इकट्ठा हुआ कर और जो व्यय किया जाता था, इसके बाद जो अवशेष बचता था इसे नीवी बोलते थे। कर इकट्ठा करके राज्य के विकास पर पैसा खर्च करने के बाद जो पैसा बचता था उसे नीवी बोलते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा का हित ही राजा का परम लक्ष्य है। कौटिल्य की अगर इन पुस्तक का अध्ययन हम करते हैं तो वो राजनीति का ही विशारद नहीं था, विद्वान नहीं था, बल्कि वो राजनीति का भी विद्वान था जिसने एक नए सिद्धांत की रचना की थी। राजनीति के शास्त्र में अर्थशास्त्र का वही स्थान है। राजनीति में अर्थशास्त्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि के अष्टाध्यायी का महत्व है। तो ये अर्थशास्त्र का हमने आपको एक संक्षिप्त वर्णन बताया है कि अर्थशास्त्र क्या था या अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या क्या वर्णित है, जो कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया है, क्योंकि अभी इसमें कई ऐसे राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्थाओं का जो वर्णन है हम मौर्य शासन के संस्कृत में या उनके सांस्कृतिक काल में आपको बताएंगे। इसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका, ये भी उसी समय लिखी गई थी। मेगास्थनीज की इंडिका, जिसका कि हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में कई स्थानों पर शामिल पाए जाते हैं। मेगास्थनीज का पहले परिचय ये है कि यह सेल्यूकस या निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में रहता था। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में रहता था। ये प्रश्न आता है कि वो मेगास्थनीज किसके दरबार का राजदूत था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सभा का ये यूनानी राजदूत।
चूंकि ये काफी समय तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है, इसलिए इसने भारत में रह करके जो देखा था, सुना था, उसको इसने इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया था। इंडिका नामक पुस्तक में उसने यहाँ की घटनाओं का वर्णन किया था। स्ट्रोबो नामक विद्वान ने कहा है कि मेघस्थनीज का जो वृतांत है वो पूर्णतया अविश्वसनीय है और असत्य है, लेकिन उनके इतने कहने से ही नहीं माना जा सकता है। ये माना जाता है कि मेघस्थनीज का जो विवरण है वो पूर्णतया प्रमाणित नहीं हो सकता है, लेकिन काफी हद तक वो सही रहा है। पूर्णतया प्रमाणित न होने का कारण केवल यह है कि उसने जो घटना लिखी वो सही लिखी है, लेकिन प्रमाणित न मानने का एकमात्र कारण यह है कि एक विदेशी होने के कारण उसे भारत की भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं का ठीक से ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने उन बातों को अपने ढंग से लिख करके काफी अनर्गल रूप में भी लिख दिया है, लेकिन इस आधार पर हम उसके द्वारा रचित घटनाओं को झूठा नहीं कह सकते हैं। केवल इसलिए उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं क्योंकि उसे यहाँ के रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था। इंडिका में उसने लिखा है कि भारतीय लोग सत्यवादी, वीर और साहसी होते थे। उनकी जो वेशभूषा थी वो सादी होती थी, सिंपल रहते थे, साधारण रहते थे। गेहूं और जौ का प्रमुख उत्पादन होता था या वो खाद्यान्न होता था। मेघस्थनीज ने समाज के 7 वर्गों का वर्णन किया है। समाज के जो 7 वर्ग हैं उसका इन्होंने वर्णन किया है कि समाज में उस समय 7 वर्ग के लोग पाए जाते थे। जो पहला वर्ग होता था वो दार्शनिक होता था। दार्शनिक जो है ये संख्या में थोड़े होते थे, लेकिन समाज में इनका स्थान उच्च होता था। इसके बाद जो अगला होता था वो कृषक होता था। जो खेती का कार्य करता था वो कृषक कहलाता था। फिर शिकारी होते थे, शिकारी या पशुपालक होते थे। ये तीसरी कैटेगरी थी समाज की, इस वर्ग के लोग इस समाज में रहते थे। व्यापारी होते थे, फिर शिल्पी होते थे जो विभिन्न चीजों को बनाते थे या रचना करते थे। योद्धा होते थे, और जो अगला होता था वो निरीक्षक या मंत्री वर्ग होता था। तो समाज के इन 7 रूपों का वर्णन मेघस्थनीज ने अपनी पुस्तक में किया है। शिकारी और पशुपालक एक में ही माने गए। मेघस्थनीज ने यह लिखा है कि दार्शनिक जो है संख्या में कम होते थे, लेकिन समाज में उनका स्थान उच्च होता था। यह लोग कर्तव्य के दायित्व से मुक्त रहते थे। दार्शनिकों को उसने 2 श्रेणियों में बांटा है। एक है ब्रेका मैन, जो दार्शनिक के 2 श्रेणी है उसमें है एक ब्रेका मैन। ब्रेका मैन उसने कहा कि ये जो है वैध टाइप के लोग होते थे, और दूसरा जो होता था वो उसने कहा सारनेम। सारनेम उसने कहा कि वो तपस्वी होते थे जिनका समाज में सबसे अधिक सम्मान होता था। इन्हें हरा, लोभी, कोई भी बोलते थे। ये वनवासी टाइप के लोग होते थे जो जंगलों में रहते थे। पत्ते और जंगली फल ही इनका मुख्य आहार होता था। सारनेम का ये ब्रह्मचर्य का भी पालन करते थे, अर्थात इनका पूरा जो जीवन था वो जंगल या वन में ही बीतता था। सारनेम जो है औषधियां भी बनाते थे, वैद्य का कार्य भी करते थे। ये औषधि के प्रयोग और उचित भोजन की हमेशा सलाह देते थे। तो ये वनवासी वैद्य टाइप के दार्शनिक होते थे।
जो ग्रीकावियन होते थे ये सुख सुविधा का जीवन जीते थे, निश्चिंत जीवन जीते थे, मलमल के वस्त्र पहनते थे, अर्थात ये सुख सुविधा से पूर्ण रहते थे और पुरोहिती का काम करते थे, पूजा का काम करते थे। ये भविष्यवक्ता होते थे और धर्म के कार्य करने वाले होते थे। इसमें ब्राह्मणों की भी प्रशंसा की गई है। इनके अनुसार या मेघासनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय यूनानी देवता से प्रभावित थे। जो यूनानी देवता डियोनिसियस होते थे और हेराक्लीज होते थे, उनको इसने कहा कि वो यहाँ के शिव और श्री कृष्ण होते थे। डियोनिसियस का मतलब है शिव और हेराक्लीज का मतलब है श्री कृष्ण। मेघासनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया है। इसने बताया है कि पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है और पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा नगर था। उसने इस नगर को 80 स्टेडिया का बताया है। 80 स्टेडिया, स्टेडिया 80 स्टेडिया का मतलब है 16 मील। तो पाटलिपुत्र नगर को उसने बताया है कि ये 80 स्टेडिया लंबा था, अर्थात 16 मील लंबा था और 15 स्टेडिया चौड़ा था, जिसका मतलब है ये उस समय 3 मील चौड़ा नगर था या उतने क्षेत्र में ये बसा हुआ था। इसने ये भी बताया है कि इसके चारों तरफ 180 मीटर या की चौड़ी खाई होती थी, जो कि 32 हाथ गहरी होती थी। इस नगर के चारों तरफ 64 तोरण द्वार व 570 बुर्ज पाए जाते थे। नगर की सुरक्षा के लिए एक ऊंची दीवार होती थी। मेघासनीज ने इंडिका में नगर के प्रबंधन के लिए 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसने बताया है कि 6 समिति होती थी और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, अर्थात 30 ऐसे सदस्य होते थे जो इन 6 समितियों का संचालन करते थे। इसके अनुसार जो मौर्य शासक थे वो कर्मठ और कार्यकुशल होते थे। राजा सदैव अपने प्रजा के कष्टों को सुनता था और उनके आवेदनों पर अपना निर्णय देता था। मौर्य काल का जो दंड विधान था वो कठोर था, इसलिए अपराध कम होते थे। सामान्यतः लोग अपने संपत्ति की रक्षा नहीं करते थे। सम्राट की व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। इस समय भारत में व्यापार और व्यवसाय के काफी विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वैदिक काल की अपेक्षा लोथी या थोड़ी सी गिरी हुई थी। मेघासनीज ने ये भी बताया है कि जो मौर्य शासकों का वो राजप्रसाद था वो जो है काफी साधन संपन्न था और वो सूसा के या ईरानी शासकों के राज दरबारों से भी काफी कुछ खोज का था। तो ये मौर्य साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र और इंडिका ने क्या बताया है उसका एक संक्षिप्त वर्णन था। इसी चैप्टर में मैं आपको बहुत छोटे में बिंदुसार के बारे में भी उल्लेख किए देता हूँ कि बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का शासक बना था। क्योंकि बिंदुसार का कोई व्यापक इतिहास नहीं मिलता है तो इसी में मैं आपको बिंदुसार के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगला चैप्टर जो मैं लाऊंगा वो अशोक से संबंधित होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बनता है मगध का वो होता है उसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात भी बोलते हैं। अमित्र घात, इसको अमित्र घात भी बोलते हैं। 298 ईसा पूर्व के आसपास इसने शासन किया था और 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। इसका मतलब जो
बिंदुसार का शासनकाल था वो लगभग 25 वर्ष का था। जैन परंपरा के अनुसार या जैन पुस्तकों के अनुसार इसकी माता का नाम दुर्धरा मिलता है। यूनानी लेखों ने इसे अमित्रोकेलीज भी कहा है, जिसका मतलब है शत्रुओं का विनाश करने वाला। अमित घात जो शब्द है वो इसके उस नाम का संस्कृत रूपांतरण है। बिंदुसार के बारे में जानकारी मिलती है, उसके अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस से इसके अच्छे संबंध थे। उसने अपने एक राजदूत जिसका नाम था डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो कि सीरियाई राजदूत था या सीरिया का राजदूत था। तो इसका जो संबंध था वो एंटियोकस सीरियाई राजा से बेहतर था। एक यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार इसने उस समय उसने लिखा है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजें मांगी थी। पहला था मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और तीसरा था एक दार्शनिक, जिसमें सीरिया के शासक ने मीठी मदिरा और सूखे अंजीर उसको भेजे थे। लेकिन दार्शनिक के संबंध में उसने ये कहा था कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक की बिक्री नहीं की जा सकती है, इसलिए दार्शनिक उसने नहीं भेजा था। लेकिन इससे पता चलता है कि जो बिंदुसार था वो दार्शनिक रुचि रखता था, अर्थात दार्शनिक उसको पसंद थे। इसने अपने राज्य को कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रांत में एक उपराजा या एक कुमार होता था। प्रशासनिक कार्य के लिए इसने अनेक महामात्र की नियुक्ति किया था। बिंदुसार के शासनकाल में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका अध्यक्ष खल्लाटक होता था। इसका जो अध्यक्ष होता था खल्लाटक होता था, या खल्लाटक को ये मान सकते हैं 500 सदस्यीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। बिंदुसार के इतिहास में यह भी मिलता है कि जो थेरावादी परंपरा जो बताता है उसके अनुसार ये है कि बिंदुसार स्वयं ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसकी राज्यसभा में अजीबक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। तो बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में कोई व्यापक वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा छोड़ा गया था उतना बिंदुसार के द्वारा हमेशा बनाए रखा गया, और इसका शासन कुछ ऐसे विशेष तथ्यों पर आधारित नहीं था जिसे कि इस इतिहास में कोई स्थान मिलता। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध का शासक बना, जिसके काल में मौर्य साम्राज्य ने काफी वृद्धि की, जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा।